हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आज आपके लिए बहुत ही रोमांचक न्यू नोवेल स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है फोर्स्ड मैरिज। दोस्तों, कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं स्टोरी। ये कहानी कीर्ति की कहानी है जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में रिश्तों के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि उसके लिए जीवन का मतलब ही बदल गया। आज कीर्ति की शादी शिखर के साथ एक बहुत बड़े होटल में होने जा रही है। इस शादी में शहर के बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उधर शाम का समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कीर्ति के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। लाल लहंगा, चुन्नी और दुल्हन के पूरे मेकअप में सजी हुई कीर्ति होटल के दुल्हन वाले अपने उस कमरे में अपने भविष्य के सपनों में खोई हुई आने वाली घड़ी का इंतजार कर रही है। कीर्ति के पूरे कमरे में एक अलग और मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। तभी कीर्ति की माँ सुलेखा सीढ़ियां चढ़ती हुई कीर्ति के कमरे में आती है। कीर्ति को बिना गहनों के देखकर लाड दिखाती हुई उससे कहती है, अरे लाडो, तुमने अभी तक सारे गहने भी नहीं पहने हैं। फिर कीर्ति को अपने हाथों से सोने के कंगन पहनाती हुई सुलेखा कीर्ति को समझाते हुए कहती है, बेटा, थोड़ा सा पहले तैयार होने से हम बाद में होने वाली बेकार की भागा दौड़ी से बच जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जो 49 साल की होने के बाद भी खुद को अच्छे से मेंटेन किए हुए है और आज के फैशन के हिसाब से ही उसने खुद को ढाल रखा है। ब्लैक और गोल्डन कॉम्बिनेशन की रिच लुक वाली साड़ी पहने हुए, बालों का शानदार जूड़ा बनाए और गले में महंगा और लंबा सा सोने का हार पहने सुलेखा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी कीर्ति के पीछे खड़ी होकर अपने बालों को ठीक करती हुई कीर्ति से कहती है, मैंने तेरे पापा को भी कह दिया है कि जरा फेसियल और ब्लीचिंग वगैरह कराकर टिपटॉप बनकर आए। अरे पुत्र, उन्हें भी तो पता चले कि हम और हमारी गुड़िया क्या चीज है। देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं और फिर रात का वो समय आ जाता है जब बारात आ जाती है। शेरवानी और पगड़ी पहने दूल्हे के रूप में शिखर किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। होटल के गेट से लेकर मैरिज हॉल तक लाल कार्पेट बिछा हुआ था जिसके दोनों तरफ सुंदर लिबाज में सुंदर सुंदर लड़कियां दूल्हे और बारातियों पर गुलाब के फूलों की पत्तियां डालकर उनका स्वागत कर रही थी। मैरिज हॉल के गेट पर पहुंचे तो गेट पर सुलेखा और कीर्ति के पिता अजय ने दूल्हे को मिठाई खिलाए और बाकी सब बारातियों का स्वागत किया। मैरिज हॉल में एक तरफ दूल्हा और दुल्हन की स्टेज थी और एक तरफ फेरों का मंडप सजा हुआ था। इन दोनों के सामने थोड़ा सा नीचे की तरफ सभी मेहमानों के बैठने की व्यवस्था थी। वहीं दूसरी तरफ खाने पीने के लिए अलग अलग स्टॉल्स और राउंड टेबल्स लगी हुई थी। कुछ गेस्ट खाने पीने में तो बहुत से गेस्ट आपस में बात करने में मशगूल थे। पंडित हवन कुंड की सारी तैयारी करने में जुटे हुए थे। सब कीर्ति का इंतजार कर रहे होते हैं। लाल जोड़े में कीर्ति अपनी कुछ सहेलियों के साथ धीमे कदमों से स्टेज की तरफ आती है और स्टेज की सीढ़ियों के पास रुक जाती है, क्योंकि अक्सर दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है। पंडित जी दूल्हे यानी शिखर के पिता रमन खुराना से यजमान दूल्हे को बुलाए, मालार्पण और स्टेज पर आशीर्वाद के बाद फेरों की विधि पूरी की जानी है। रमन कुछ कह पाते इससे पहले उनके साथ बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, दूल्हा नहीं आएगा। सब उस आदमी की तरफ देखने लगे। सबने सोचा कि कोई मजाक में बोला है, क्योंकि शादी विवाह में अक्सर हंसी मजाक की बातें होती रहती है। कीर्ति ने भी इसे मजाक ही समझा, इसीलिए वो अब भी नीचे नजर झुकाए शिखर का इंतजार कर रही थी। पंडित ने हंसते हुए फिर कहा, अरे भाई, हंसी मजाक के लिए भी आपको खूब समय दिया जाएगा, आप दूल्हे को भेजिए। उद्धरण चिन्ह। वो बुजुर्ग आदमी फिर तेज और गुस्से में बोला, ये मजाक नहीं है पंडित, दूल्हा नहीं आएगा। अब पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। सबकी नजर उसकी तरफ मुड़ गई। कीर्ति ने भी उस तरफ देखा। वो शिखर के दादाजी चमन खुराना थे। स्टेज के पास खड़ी कीर्ति कुछ समझ नहीं पा रही थी। घबराहट की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कीर्ति के पापा अजय मुंजाल और मां सुलेखा दोनों हाथ जोड़कर शिखर के दादाजी और पिता के पास गए और बोले, खुराना जी, हमसे या हमारी बच्ची से कुछ गलती हो गई क्या, या कहीं कोई कमी रह गई? सारे मेहमान आ चुके हैं, उनके सामने आखिरी वक्त पर आकर हमें ऐसे बेइज्जत मत कीजिए। शिखर के दादा ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कीर्ति के पापा को ताना मारते हुए कहा, गलती? अरे गलती तो हमसे हुई है जो इस लड़की से हमने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति के पापा ने आंखों में आए आंसू पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या कमी है मेरी बेटी में? क्या गलती है उसकी? क्या कर दिया उसने? शैतानी हंसी हंसते हुए शिखर के पिता ने कीर्ति के पापा से कहा, तेरी बेटी? अरे वो एक जेल में सजा काटने वाला क्रिमिनल की बेटी है। अपनी पत्नी के यार का कत्ल करके सजा पाने वाले और एक चरित्रहीन मां की औलाद से हम कैसे शादी कर दे अपने इकलौते बेटे की? सब सुलेखा की तरफ देखने लगे तो शिखर के दादा ने फिर एक ऐसा खुलासा किया कि जिससे कीर्ति भी बेखबर थी।
अजय जी, आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा कि सुलेखा जी भी इस लड़की की असली माँ नहीं है? ये तो भला हो इस देविका की एक चरित्रहीन माँ और क्रिमिनल बाप की नाजायज औलाद को माँ का प्यार दिया। कीर्ति के पिता ने शिखर के दादा के पांव पकड़कर अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख कर कहा, ऐसी बात मत करो, आप मेरे भी पिता के समान हो, हमारी इज्जत को यूं न उछालो। तभी शिखर के पिता अजय की पगड़ी उठाकर उनके सिर पर रखकर उन्हें उठाते हुए कहते हैं, अरे अरे भला इसमें आपकी क्या गलती है? रही बात इज्जत की तो मुंजाल साहेब, आपकी अपनी बेटी आंचल से हम अपने बेटे की शादी अभी करने के लिए तैयार है। हमने देखा है वो भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। शिखर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। कीर्ति ये सहन नहीं कर पा रही थी। वो अपनी माँ सुलेखा के पास गई और गले लगकर रोने लगी। कीर्ति बोली, मम्मी ये झूठ बोल रहे हैं ना, आप ही मेरी असली माँ हो ना? सुलेखा ने बिना कुछ बोले उसे गले से लगा लिया और वो भी रोने लगी। अजय के मन में काफी प्रश्न चल रहे होते हैं। उन्हीं के चलते वो हिचकिचाते हुए शिखर के पिता से कहते हैं, लेकिन वो शिखर और आंचल एक दूसरे को। बात पूरी होती इससे पहले ही आंचल दुल्हन के कपड़ों में वहां आती है और अजय से कहती है, पापा मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, मैं शिखर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शिखर, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है ना? शरारत भरी आंखों से शिखर की तरफ देखकर स्माइल करती हुई आंचल शिखर से पूछती है। शिखर अनजान सा बनकर कहता है, हाँ जी, हाँ मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शिखर के दादाजी शिखर के कंधे पर हाथ मारकर हंसकर कहता है, लो जी दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। पंडित अब शुरू कर फेरों की तैयारी, तेरी दक्षिणा भी डबल मिलेगी आज। आंचल शिखर के नजदीक आकर स्माइल करके उसके हाथों में हाथ डालकर बोली, चले दूल्हे मियाँ, शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है। उधर कीर्ति के दिल के इतने टुकड़े एक साथ हुए कि उनको समेटना उसकी हद से बाहर हो रहा था। वो सुलेखा को छोड़कर आंसू पोंछते हुए जाने लगी तो सुलेखा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने लगी, पर कीर्ति सुलेखा से हाथ छुड़ाकर तेज कदमों से बाहर की तरफ जाती हुई और बुदबुदाती हुई होटल से बाहर की तरफ जाने लगी। उसके कानों में लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था, खुराना जी ठीक कह रहे हैं, आंखों देखी मक्खी कौन खाता है भाई, आखिर उनके इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा कह रहा था, बेचारी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, पर लड़की वालों को ये सब पहले बता देना चाहिए था। सबकी बातें सुनते सुनते उसके और तेजी से बाहर की तरफ जा रहे थे। कीर्ति आंसू पोंछते हुए वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, मेरी किस्मत ही खराब है, इसने आंचल ने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है, कोई नहीं है मेरा। फिर वो गेट के पास खड़े गार्ड से आंसू पोंछते हुए बोली, भैया कोई टैक्सी बुलवा दो प्लीज। थोड़ी देर में एक ब्लैक रंग की लंबी सी गाड़ी आकर रुकी। गार्ड बोला, मैडम आपकी गाड़ी आ गई है। कीर्ति आंसुओं के बहाव में सब भूल बैठी थी, केवल खुद को कोस रही थी। गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोला और कीर्ति उसमें बैठ गई। वो रोए जा रही थी। आगे की सीट पर बैठे शख्स ने उसे नेपकिन दिया और बोला, ये लो कीर्ति, आंसू पोंछ लो। कीर्ति ने नजर उठाई तो देखा कि एक बहुत सुंदर लड़का आगे वाली सीट पर बैठा है। उसका सारा गम रफू चक्कर हो गया। वो बोली, कौन हो तुम? मुझे किडनैप करने की सोच रहे हो क्या? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? वो लड़का व्यंग करता हुआ और हंसता हुआ बोला, अगर मैं एक लड़की होती और मुझे कोई हैंडसम लड़का BMW में किडनैप करता तो कसम से मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। कीर्ति ने अपने डर को कम करते हुए पूछा, कौन हो तुम? विश्वास से भरे उस लड़के ने कीर्ति से पूछा, मुझसे शादी करोगी? कीर्ति ने उस लड़के से पूछा, शादी? ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? लड़का स्माइल करते हुए बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम पर भरोसा करता हूँ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने जवाब देते हुए कहा, जब मेरे अपनों ने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया तो किसी और पर भरोसा क्या करूँ? रही बात शादी की तो अब किसी से भी मेरी शादी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कोई भी हो या तुम। लड़का बोला, अगर तुम्हारी हाँ है तो बात अलग होगी और अगर। लड़का अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही कीर्ति ने उससे पूछ लिया, ना हुई तो? लड़का बोला, तो आपको आपकी मंजिल पर छोड़कर हम अपनी मंजिल के लिए निकल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति कुछ देर चुप रही। सन्नाटा देखकर वो लड़का ड्राइवर से बोला, अब्दुल, मैडम सो गई है, मैं भी सो रहा हूँ, मैडम उठी तो जहाँ कहे छोड़ देना। ड्राइवर अब्दुल बोला, ठीक है सर। कीर्ति झुंझलाकर बोली, क्या ठीक है, मैं सोई नहीं हूँ। वो लड़का फिर बोला, तो क्या मैं ना समझूं? कीर्ति बोली, मैंने ना कब कहा है। अब कीर्ति पहले से नॉर्मल हो गई थी और अपना गम भूलकर उस लड़के की बातों पर हल्की हल्की मुस्करा भी रही थी।
अब्दुल बोला, वो पर मैडम आपने हाँ भी तो नहीं बोला। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने अब्दुल को टोकते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो ठीक है ना। फिर थोड़ा सा बाहर आकर फिर उस लड़के की तरफ देखकर अपने बालों को कान के पीछे डालते हुए कहा, ठीक है, मान लो मेरी है, अब क्या करोगे। अब्दुल हंसते हुए बोला, हाँ है तो फिर तो शादी ही होती है, क्यों साहब। वो लड़का मजाक करते हुए बोला, अरे अब्दुल तू फिर बोला। मैडम जी अगर आपकी हाँ है तो हम एक फ़ोन करेंगे। डेस्कबोर्ड से अपना कीमती फ़ोन उठाकर उस लड़के ने एक नंबर मिलाया और बोला, हाँ सुलेमान, हम आ रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कौन है ये लड़का, कीर्ति को कैसे जानता है, क्या है कीर्ति की असली कहानी। कीर्ति को भी समझ नहीं आ रहा था। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ अगले भाग में। मालिक यानी उस अजनबी लड़के के कहने पर गाड़ी चला रहे अब्दुल ने गाड़ी वापस होटल के लिए घुमा ली। कीर्ति भी अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। सस्पेंस और उम्मीद से भरे इस छोटे से सफर ने कीर्ति को जैसे संभाल सा लिया था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत से सवाल अब भी खड़े हुए थे। आखिर कौन है ये लड़का, उसको कैसे जानता है, उस पर भरोसा करे या ना करे, और ना जाने क्या क्या, पर शायद अब वो अपना सब अच्छा बुरा भगवान पर छोड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद उस अनजान लड़के के साथ बैठी कीर्ति की गाड़ी वापस उसी होटल के गेट पर पहुंच गई थी। उस अनजान लड़के ने गाड़ी से उतरकर बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ कीर्ति के लिए कार का दरवाजा खोला और कीर्ति का हाथ बड़े ही अदब के साथ पकड़कर गाड़ी से उतारा। जैसे ही कीर्ति ने अपना कदम गाड़ी से नीचे रखा, ढोल और नगाड़े बजने लगे। दोनों तरफ खड़े ढोल बजाने वालों के बीच से होता हुआ एक करीब 6.5 फुट का फ्रेंच कट दाढ़ी वाला पठान टाइप का और काले रंग का सूट पहने हुए एक लंबा चौड़ा आदमी हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर वहां आता है। वो गुलदस्ता कीर्ति को देकर कहता है, वेलकम मैम, और फिर उस लड़की से कहता है, सर जैसा आपने कहा था वैसा ही अरेंजमेंट कर दिया है, आप लोग आइए। उद्धरण चिन्ह। ये सुलेमान था जिससे उस अनजान लड़के ने कार में बात की थी। दूसरी तरफ शिखर और आंचल अपनी अपनी फैमिली के लोगों के साथ घिरे हुए खड़े थे। तभी किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई कह रहा था, कोई मजाक है क्या, इस होटल को बुक करने के लिए मुंह मांगे पैसे दिए हैं हमने। एक्चुअली ये शिखर के पापा थे जो होटल के मैनेजर को गुस्से में डांट रहे थे। शिखर और आंचल तुरंत उनकी तरफ गए। शिखर ने होटल के मैनेजर से पूछा, व्हाट इज द इशू, व्हाट हैपेंड। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर बोला, नो इशू सर, हम सर को बस यही कह रहे हैं कि आप लोगों के प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है, इसीलिए आपके प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए अलग से अरेंजमेंट कर दिया है। आप लोग प्लीज वहां शिफ्ट कर ले, फिर टाइम का भी कोई इशू नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। शिखर बोला, एक मिनट, तुम पहले अपने बॉस का नंबर दो, तुमसे बात नहीं करनी मुझे, तुम्हें शायद पता नहीं मैं कौन हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर बोला, सर मेरे बॉस अभी बिजी है, आप प्लीज शिफ्ट कर ले, सारा अरेंजमेंट कर दिया आप लोगों के लिए। अगर दूसरी पार्टी शिफ्ट करने से पहले आ गई तो मेरी जॉब जाएगी और आप लोगों की दूसरी ऑप्शन भी चली जाएगी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। शिखर का गुस्सा और बढ़ गया। वो मैनेजर को धमकाते हुए बोला, ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए तेरी जॉब चली जाएगी, वो हमसे भी बड़ा आदमी है क्या। तेरी जॉब तो जरूर जाएगी, क्योंकि मुझसे ऐसा बिहेव करने के बाद तुझे दोबारा यहाँ कोई नहीं रखने वाला बच्चू। अब तो ग्रोवर साहब से बात करनी ही पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। इतनी देर में ही ढोल नगाड़ों के शोर ने सबको शांत कर ला दिया। सबकी नजरें होटल के मैन गेट की तरफ चला गया जिस तरफ से ढोल की आवाज आ रही थी। मैनेजर बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज। वहां का नजारा ही अलग लग रहा था। आगे आगे सुलेमान और उसके पीछे ढोल वाले पूरे जोश के साथ ढोल बजाते हुए चल रहे थे और उनके पीछे कीर्ति का हाथ पकड़ लाता हुआ वो अनजान लड़का चल रहा था। गेट से लेकर अंदर मैरिज हॉल तक लाल कार्पेट बिछा था जिसके दोनों तरफ सुंदर सुंदर लड़कियां उन दोनों पर गुलाब के फूल फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शाहरुख खान की किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा होटल गूंज रहा था। हर कोई अपना काम छोड़कर उसी तरफ देख रहा था। जैसे ही ढोल नगाड़ों के साथ कीर्ति मैरिज हॉल के पास पहुंची तो वहां मौजूद सभी की नजर कीर्ति पर पड़ी। उसे देखकर आंचल और शिखर ने एक दूसरे की तरफ देखा जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े थे। आंचल तुरंत शिखर के पास गई और उसके कान में कुछ कहने लगी। सुलेखा अपनी बेटी कीर्ति को
वापस आते देख उसकी तरफ भाग कर गई और उसे गले से लगा लिया। और कीर्ति का हाथ पके हुए उस लड़के की तरफ देखकर बोली, कीर्ति ये कौन है? कीर्ति ने उस लड़के की तरफ हल्की सी स्माइल के साथ देखा और कहा, मम्मी मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता चले तो मुझे भी बताना। तभी उस लड़के ने सुलेखा और कीर्ति को पास में रखे हुए एक शानदार सोफे पर बैठाया और सुलेखा से कहा, आंटी आप लोग यहाँ बैठो, मैं कुछ जरूरी काम करके आता हूँ। और हाँ, थोड़ी देर में आप दोनों के सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। फिर वो मुड़ा और जैसे जाने लगा तभी रुककर उस अनजान लड़के ने कीर्ति से मजाकिया अंदाज में कहा, कीर्ति जी आप थोड़ा सा स्माइल करते रहो प्लीज, नहीं तो लोग सचमुच यही समझेंगे कि मैं तुम्हें किडनैप करके ही लाया हूँ। कीर्ति और उसकी मम्मी सुलेखा दोनों मुस्कुराने लगी और फिर वो लड़का वहां से चला। उधर शिखर और उसके पापा के गुस्से का पारा आसमान छू रहा था। शिखर के पापा बार बार कह रहे थे कि इस होटल को बुक करने के लिए पूरे 20 लाख रुपए दिए थे, ऐसे तुम कैसे कर सकते हो हमारे साथ, हमारी भी तो कुछ इज्जत है। उद्धरण चिन्ह। तब तक अजय और बाकी काफी लोग भी वहां आसपास इकट्ठे हो गए। तभी वो अनजान लड़का शिखर उसके पापा और मैनेजर के बीच में आ जाता है और शिखर के पापा को कहता है, सर इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये लो एक ब्लैंक चेक देते हुए आप जो अमाउंट चाहो भर लेना। रही बात आपकी इज्जत की, तो आप कितने इज्जतदार हो और दूसरों की इज्जत को कितना समझते हो ये तो यहाँ के वेटर्स ने भी देखा है। शिखर ने जब अपने पापा की बेइज्जती होते देखी तो उससे रहा नहीं गया। वो बोला, तुम होते कौन हो हमें ब्लैंक चेक देने वाले और मेरे पापा से ऐसे बात करने वाले? उद्धरण चिन्ह। वो लड़का बोला, जिस ग्रोवर साहब की तुम मेरे मैनेजर से बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, इस होटल का मालिक अमन ग्रोवर। तेरी सारी जन्म कुंडली मेरे पास है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें नंगा करने में। मुझे तो तरस मिस्टर अजय और उसकी बेटी पर आ रहा है जो तुम्हारी काली करतूत और तुम्हारी असलियत से अभी तक अनजान है। उद्धरण चिन्ह। फिर आंचल की तरफ देखकर उसके पापा अजय के कंधे पर सहानुभूति से भरा हाथ रख कर वो अनजान लड़का यानी अमन अजय से बोला, आई एम सॉरी अंकल, पर ये सच है कि ये शख्स आपकी बेटियों के लिए किसी भी रूप में लायक नहीं है। अगर यकीन ना हो तो अकेले में आकर इसकी कुंडली देख लेना कि इसने कितनी लड़कियों की लाइफ खराब की है, आगे आपकी मर्जी। कहकर अमन वहां से कीर्ति के पास चला गया। शिखर गिड़गिड़ा कर अजय से बोला, पापा जी ये सब बकवास है, ये फालतू में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, आप इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। अजय बोला, चेक शिखर के पापा के हाथ से लेते हुए बोला, पहले आप भरोसा करने का नतीजा देख लिया, अब मुझे और मेरी बेटी को थोड़ा सा टाइम दीजिए सोचने का। अगर हमें लगा कि जो मिस्टर अमन ने कहा उसमें थोड़ी भी झूठ है तो तुम्हारी शादी इससे भी अच्छे होटल में करेंगे। उद्धरण चिन्ह। शिखर और उसके पापा रमन खुराना दोनों गिड़गिड़ाते हुए बोले, अजय जी आप तो ऐसा मत करो, हमारी इज्जत का सवाल है, सब रिश्तेदार क्या कहेंगे, आखिर हमारी भी तो कुछ इज्जत है। तभी आंचल वहां आ गई और शिखर से बोली, आई एम सॉरी शिखर, बट पापा ठीक कह रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, और वैसे भी कुछ घंटे पहले पापा ही कंडीशन भी तो आप लोगों जैसी थी, वो भी तो अपनी इज्जत की दुहाई दे रहे थे। कोई नहीं, मुझे लगता है कि आज हमारी शादी का मुहूर्त ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शिखर आंचल से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आंचल तुम तो ऐसा मत करो प्लीज। आंचल बोली, आई एम सॉरी शिखर, और फिर अपने पापा से बोली, पापा चलो दीदी के पास चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर आंचल और अजय भी कीर्ति के पास चले जाते हैं। एक अजनबी के इस अनोखे प्यार ने कीर्ति को और क्या क्या सरप्राइज दिए और ऐसा क्या रीजन है कि कीर्ति के लिए वो अजनबी लड़का अमन इतना कुछ किए जा रहा था। मेरे साथ इस अनोखी शादी में मेहमान बनकर पढ़ते रहिए कीर्ति की इस अनएक्सपेक्टेड मैरिज की आगे की दास्तां। शिखर अपनी और अपने परिवार की इंसल्ट देखकर वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाया और पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ होटल से चला गया। जाते जाते उसका परिवार कीर्ति और उसके आसपास जमा उसके अपनों की भीड़ को भी देख रहे थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि ऐसा क्या चमत्कार या जादू हुआ कि कुछ घंटों में सब बदल गया। अजय मुंजाल हाथ जोड़कर कीर्ति से माफी मांग रहे थे। आंखों में आंसू लेकर वो कीर्ति से जब माफी मांग रहे थे तो आंचल भी अपनी करनी पर पछता रही थी और शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ी सब चुपचाप सुन रही थी। अजय कीर्ति से बोले, कीर्ति बिटिया इन कमीनों ने कुछ ही पलों में तुम्हें हमसे पराया करा दिया।
लेकिन भगवान गवाह है कि हमने तुझे आंचल से भी ज्यादा प्यार किया है। कीर्ति एकदम से खड़े होकर बोली, पापा आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज पता चल गया कि वो आप जैसे ही होंगे। मुझे पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। तभी अमन, जो चुपचाप सब सुने जा रहा था, बीच में बोल पड़ा। वो बोला, कीर्ति वो लोग सही कह रहे थे, ना तो अजय जी आपके असली पापा है और ना ही सुलेखा जी आपकी असली मम्मी। जब तक अजय इशारा करके अमन को रोक पाते तब तक अमन ये कड़वा सच बोल चुका था, जिस पर कीर्ति का रिएक्शन होना लाजमी था। सुनते ही कीर्ति जैसे पागल सी हो गई। वो चिल्लाते हुई सुलेखा के गले लगकर रोती हुई बोली, तुम सब झूठ बोल रहे हो, सबके सब मिले हुए हो। मेरी एक ही मम्मी है और ये है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये कहकर सुलेखा के गले लगे लगे वो सोफे पर गिर सी गई। सुलेखा ने उसे संभालते हुए ठीक से बैठाते हुए कहा, मेरी लाडो तो तू ही है, हम ही तेरी असली माँ। तब तक आंचल भी अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाए और कीर्ति के गले लिपटकर रोती हुई बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। लेकिन दीदी आप ऐसी बातें मत करो, नहीं करनी मुझे उस शिखर से शादी। हम सब पहले की तरह एक साथ रहेंगे। इतने में पास खड़े अमन ने खांसते हुए और मजाकिया अंदाज में माहौल बदलते हुए कहा, जी अगर आप लोगों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो आगे की बात करें। कीर्ति आंसू पोंछते हुए और गुस्सा करती हुई बोली, आप कैसे कह रहे थे कि ये मेरे असली मम्मी पापा नहीं है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अमन ने आवाज लगाई, डॉक्टर साहेब आ जाइए। तभी एक 55-60 साल का आदमी, जिसके सिर और दाढ़ी के बाल पककर सफेद हो चुके थे, ब्राउन रंग का ब्लेजर, उसके नीचे सफेद रंग की शर्ट, ग्रे रंग की पेंट और चमड़े के पुराने जूते पहने धीमे कदमों से उनकी तरफ आने लगा। जब वो उधर आ रहा था तो उसे देखकर अजय और सुलेखा दोनों खड़े हो गए। अजय के होंठ भावना से भरकर कांपने लगे, आंखों से आंसू लगातार बहने लगे और अजय के मुंह से अचानक निकल गया, संजू। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही अजय उसकी तरफ ऐसे दौड़ा जैसे सुबह से भूखा कोई गाय का बच्चा अपनी मां की तरफ दौड़ता है। सुलेखा भी उठी और अजय के पीछे पीछे उस आदमी से मिलने के लिए चली गई। एक फिर कीर्ति कुछ नहीं समझ पाए। अमन ने कीर्ति की तरफ देखकर शांत आंखों से इशारा करते हुए उसे इंतजार करने के लिए कहा। उधर अजय रोते हुए उस अजनबी से गले लगा और कुछ पल के लिए उससे गले लगा रहा। तब तक सुलेखा भी वहां पहुंच गई। अजय को खुद से अलग करके वो अजनबी हाथ जोड़कर सुलेखा के पांव छूने लगा तो सुलेखा उसे रोकते हुए बोली, आप मेरे बड़े भाई के समान हो संजीव भाई, और बड़े भाई तो छोटी बहन को आशीर्वाद देते हैं, पैर नहीं छूते। वो अनजान इंसान कोई और नहीं संजीव शर्मा था, जो कि कीर्ति का असली बाप था, जिसने जेल जाने से पहले अपना सब कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड अजय मुंजाल और सुलेखा के नाम कर दिया था और कीर्ति की जिम्मेदारी उन्हें देते समय ये मांगा था कि जब तक मैं जेल से वापस न आ जाऊं कीर्ति को सच्चाई का पता ना चले और कीर्ति को पढ़ा लिखा कर किसी लायक बनाएंगे। संजीव हाथ जोड़कर बोला, मैं एक छोटी बहन के पैर नहीं छू रहा, उस देवी के पैर छू रहा हूँ जिसने कितने कष्ट सहते हुए भी अपना वचन और कर्म निभाया। फिर सुलेखा आंसू पोंछते हुए बोली, भैया देख लो अपनी अमानत, आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने उसे बनाया है, बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई है। संजीव ने कीर्ति को वहीं से देखा तो उसे देखते ही उसका दिल भर आया। उसके होंठ कांप रहे थे और आंसू आंखों में भर आए थे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कीर्ति का सामना करने की। संजीव वहीं रुक गया और वापस जाने लगा, पर सुलेखा ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, भैया आप हिम्मत रखो और पास्ट के बारे में मत सोचो, बहुत दिन आपने सब्र का घूंट पी लिया, अब अपनी सारी भावनाएं और अपना सारा प्यार अपनी बच्ची पर बरसा दो। आप चलो हमारे साथ। अजय और सुलेखा दोनों संजीव को अपने साथ कीर्ति के पास ले जाने लगे। अमन और कीर्ति भी उनके आने पर खड़े हो गए। अमन पूरे माहौल को खुशनुमा करने के लिए बोला, आओ डॉक्टर साहब, आप तो अपने फ्रेंड के चक्कर में हमें भूल ही गए। संजीव बोला, अमन सर आपके एहसान मुझ पर इतने हैं कि इस जन्म में चुका पाना मुश्किल है मेरे लिए। अजय संकोच करते हुए बोला, डॉक्टर साहब। संजू तू डॉक्टर कब बन गया? संजीव कीर्ति की तरफ प्यार भरी नजर से देखते हुए बोला, ये भी एक लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, पहले अपनी नन्ही परी को तो जी भर के देख लूं जरा। सुलेखा कीर्ति के पास आकर बोली, लाडो ऐसे क्या देख रही है, ये ही है तेरे असली पापा, देखती रहेगी या इनके पैर भी छुएगी? कीर्ति जैसे ही संजीव के पैर छूने लगी, संजीव ने उसे पहले ही रोक लिया और आंसुओं का जो सैलाब उसने अपनी आंखों में कैद कर रखा था अब वो उसके काबू से बाहर हो गया। कीर्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने गले लगाते हुए संजीव फूट फूट कर रोने लगा। तभी आंचल स्माइल करते हुए बोली, अंकल जी सारे आंसू अभी बहा दोगे तो बेटी को विदा करते टाइम आंसू कम पड़ जाएंगे, कुछ बचा लीजिए। फिर अमन की तरफ देखते हुए आंचल बोली, क्यों जीजा जी,
रोते हुए बोला, मेरी बच्ची, मेरी लाडो, एक एक पल 100 साल के जैसे बिताया है मैंने तेरे बिना। मेरी किस्मत देखो कि अब मैं आया हूं तो तुम पाने ससुराल चली जाओगी। कीर्ति के सिर पर हाथ रखकर संजीव बोला, सदा खुश रहो बिटिया। अमन की तरफ देखकर संजीव बोला, अमन सब बहुत अच्छे इंसान है, वो तुझे बहुत खुश रखेंगे। अगर हर घर में ऐसा इंसान पैदा हो जाए तो लोग खुदा को भी भूल जाएंगे। अमन संजीव के कंधे पर अपना प्यार भरा हाथ रखते हुए बोला, अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो वही किया जो मुझे अच्छा लगा। अरे हाँ, इनको डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, जेल में ऐसा कोई नहीं जो इन्हें ना जानता हो। नॉर्मल डॉक्टर तो बीमारी ठीक करते हैं, पर हमारे डॉक्टर साहेब तो बीमार को ही ठीक कर देते थे। इनके पास हर बीमारी का इलाज होता था। सबके दुख दर्द का इलाज बस इन्हीं के पास होता था। किसी को जब भी रोना होता था तो केवल एक ही कंधा ढूंढते थे, और जब किसी को कोई खुशी शेयर करनी होती थी तो सबसे पहले डॉक्टर साहेब को बताते थे। इसी वजह से जब कोई कैदी रिहा होता था तो इनके गले लगकर ऐसे रोता था जैसे कोई लड़की विदा होते समय रोती है। इनके लिए हर कोई जान देने के लिए तैयार था, चाहे कोई भी कैदी हो, कोई कितना ही बड़ा डॉन क्यों ना हो। जेल और जेल का स्टाफ इनकी सब इज्जत करते थे, इसीलिए इन्हें सब डॉक्टर साहब कहते थे। अमन बताया जा रहा था, तभी अजय ने उससे टोकते हुए कहा, अमन जी आप तो बहुत कुछ जानते हैं संजीव के बारे में। फिर थोड़ा सा हंसी के साथ मजाक करते हुए बोले, आप भी जेल घूम कर आए हैं क्या? सभी हंसने लगे। अमन बोला, अरे नहीं, ये भी एक अलग कहानी है। वो हुआ कि तभी सुलेमान अमन के पास आया और बोला, एक्सक्यूज मी सर, मैडम जी आ गई है और आपसे मिलना चाहती है। अमन खुश होते हुए बोला, अरे ठीक है, ऐसा करो उन्हें यही बुला लाओ, सबसे से मिल भी लेंगी। सुलेमान बोला, ओके सर, नो इश्यू। थोड़ी देर बाद सुलेमान एक 49-50 साल की औरत, जिसने सिल्वर रंग की शानदार साड़ी पहन रखी थी, गले में डायमंड का नेकलेस, हाथ में सोने के महंगे कंगन, बालों का जूड़ा बना हुआ था और उसकी चाल में एक अलग कॉन्फिडेंस था। उसे देखते ही संजीव और अजय एक दूसरे की तरफ देखने लगे। संजीव 2 कदम आगे बढ़ाकर अमन के पास आया और बोला, अमन जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मिसेस ग्रोवर है ना? अमन बोला, जी आप बिल्कुल सही पहचाने, ये मिसेस ग्रोवर ही है और उसके साथ साथ ये मेरी मम्मी भी है। संजीव के कदम एकदम पीछे हट गए और बोला, ये कैसे हो सकता है? ये रावण के घर राम कैसे पैदा हो सकता है? एक रावण ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सारे सपने तिनके की तरह बखेर दिए। उसी के बेटे ने राम बनकर मेरी जिंदगी में खुशियां बखेर दी। कीर्ति की जिंदगी एक बार फिर एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उसके माँ के कातिल, गुनाहगार और उसके पापा को जेल पहुंचाने वाले के बेटे से कैसे शादी करे? जिसको अभी तक वो देवता के रूप में देख रही थी, अब उसी को वो एक पल भी सहन नहीं पा रही थी। संजीव तो पास में बिछे सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। क्या होगा कीर्ति का? क्या ये शादी हो पाएगी? कोई कुछ समझ पाता? अमन की माँ अमन और कीर्ति तक पहुंच पाती, इससे पहले ही डेस्टिनी ने कुछ और ही लिख रखा था। 6 नकाबपोश बदमाश होटल के अंदर दाखिल होते हैं और हवाई फायर करते हुए अमन की मां के पास पहुंचते हैं। सुलेमान, जो कि अमन की मां के साथ साथ आ रहा था, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके सिर पर बंदूक के बट से वार करके उसे बेहोश कर दिया। हवाई फायर करते हुए उन्होंने अमन की मां को पकड़ लिया और उसके सिर पर गन लगाकर अमन और कीर्ति के सामने लाते हुए उनमें से एक ने कहा, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर दूसरे नकाबपोश बदमाश ने कीर्ति और आंचल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम दोनों में से आंचल कौन है? इतना सुनते ही आंचल डरकर कांपने लगी और अपने पापा अजय का हाथ पकड़कर उसके पीछे छुप सी गई। कीर्ति बिना सोचे समझे आगे आ गई। शायद अजय और सुलेखा ने जो प्यार और दुलार उसको दिया, उसका एहसान चुकाने का जो मौका कीर्ति को मिला था, वो उसे खोना नहीं चाहती थी। कीर्ति आगे आए और बोली, मैं हूँ आंचल, बताओ क्या बात है? इनको छोड़ दो। 6 बदमाशों में से एक और बदमाश आगे आया, लगता था जैसे कि वो गैंग का लीडर हो। वो कीर्ति के पास आकर हरियाणवी भाषा में बोला, ओहो मेरी झांसी की रानी, छोरी बहुत घना जोश से तेरे अंदर, पर चिंता मत कर, अच्छे अच्छों का जोश निकाल रखा से हमने। चाल तेने भी देखे कि चीज से तू। कीर्ति का हाथ पकड़कर वो अमन की मां के साथ ले गया और जैसे ही होटल से बाहर जाने लगा, अमन बोला, क्या चाहिए तुम लोगों को? शिखर ने भेजा है ना तुमको? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों को पता नहीं है शायद मैं कौन हूँ। वो बदमाश फिर कीर्ति को बाकी बदमाशों के पास छोड़कर अमन के पास आया और उसे थप्पड़ मार कर बोला, तो चाहे कोई भी से पर मारते, हमसे बड़ा बदमाश कौन ना नहीं है। अगर हमारे हाथ ना बंधे होते तो अभी तेरे चित्रे तेरी माँ समेत रही होती।
लिमिट में रह और आगे का क्या करना से फोन पे बता देंगे। कहकर जैसे ही वो मुड़ा और 2 कदम चला फिर वापस मुड़कर आया और फिर अमन से बोला, ज्यादा टीटी मत पकड़ो, यानी ज्यादा समझदार मत बनना, नहीं तो अपनी माँ इस छोरी ने दोबारा जिंदा ना देख पाओगे थम। कह दे अपने स्टाफ तक के कोऑपरेट करे ना तो महारे धोरे सारे ऑटोमेटिक हथियार से लाशों के ढेर लगा देंगे। अमन ने अपने स्टाफ को इशारा किया और कुछ कदम उल्टे अमन की माँ और कीर्ति को कब्जे में लेकर वो बदमाश तेज कदमों से होटल के मेन गेट की तरफ चल दिए। बीच बीच में वो रास्ते में आने वाले स्टाफ को लात मारते हुए और गालियां बकते हुए जा रहे थे। अमन, संजीव, अजय और अजय के पीछे चलती हुई आंचल उन बदमाशों के पीछे पीछे चल रहे थे। जब वो होटल के पास पहुंचे तो अमन ने कीर्ति और अपनी माँ और कीर्ति से कहा, माँ कीर्ति, तुम चिंता मत करना, डरना मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना सुनते ही सब वही रुक गए। बदमाशों के लीडर ने कीर्ति के मुंह पर चाटा मारते हुए कहा, घनी चालाक समझती है क्या अपने आप ने? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने बात को छुपाते हुए कहा, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं ही आंचल हूँ, यकीन नहीं हो तो जिसने तुम्हें बोला है ये सब करने के लिए उसके पास मेरा फोटो भेज कर पूछ लो। उनमें से एक बदमाश बोला, भाई यो छोरी ठीक कह रही से, यो साला पंजाबी पुत्र घना समझदार बन रहा से, चलो आप यो ही छोरी आंचल से। फिर काले रंग की हरियाणा नंबर की एंडेवर गाड़ी में कीर्ति और अमन ग्रोवर की मां को बैठाकर वो बदमाश वहां से भाग गए। अमन ने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को फोन करने लगा। अमन जल्दी जल्दी से सारी डिटेल पुलिस को बता रहा था और जल्द कार्यवाही करने के लिए जोर दे रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस की एक जिप्सी सायरन बजाती हुई होटल पहुंची और उसमें से कुछ पुलिस वाले मुश्तैदी के साथ उतरे और अपनी रूटीन कार्यवाही में जुट गए। उसे थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आई जिसमें से डीएसपी राजवीर तिवारी उतरे जो कि अमन के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वो सीधे अमन के पास आए और हाथ मिलाकर अमन से पूछताछ करते हुए बोले, कितना टाइम हो गया उन्हें निकले? उद्धरण चिन्ह। अमन बोला, मुश्किल से 20-25 मिनट हुए होंगे। तभी उनके पास पुलिस का आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया और बोला, सर ये हरियाणा की मलंग गैंग का काम लग रहा है। ये लोग फिरौती लेकर मर्डर, किडनैपिंग और लड़कियों की तस्करी तक भी करते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा लगता है कि किसी ने बदला लेकर उसे इस काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्योंकि वो अक्सर स्कूल और कॉलेज से ही उठाते हैं लड़कियां। पर इस केस में पूरी प्लानिंग और हथियारों के साथ उनका ऐसा काम शायद पहली ही बार उन्होंने किया होगा। गैंग का लीडर सुखबीर मलंग उर्फ सुखा उर्फ बीरे है, जो हरियाणा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। गर्लफ्रेंड की बेवफाई के कारण उसने अपने सगे भाई और अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था। लड़की के नाम से भी उसे नफरत सी हो गई थी। भाई और गर्लफ्रेंड के कत्ल के साथ साथ हत्या और किडनैपिंग के सैकड़ों मुकदमे सुखा पर चल रहे हैं। साथ ही ये भारत और नेपाल की लड़कियों को सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों में सप्लाई करने का घिनौना काम भी करता है। अजय, संजीव, सुलेखा और आंचल सभी ये बातें सुन रहे थे और सभी को कीर्ति की चिंता हो रही थी। उधर अमन की मां और कीर्ति किडनैपरों के चंगुल में डर और आने वाले खतरे को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद किडनैपर की गाड़ी घने जंगलों और खेतों से होती हुई एक उजाड़ से फार्म हाउस में पहुंच गई। एक बदमाश ने उन दोनों को गाड़ी से उतारा और एक कमरे की तरफ ले गया और दोनों को कमरे के अंदर धकेलते हुए हरियाणवी बोली में बोला, अब यो तो बतान की जरूरत ना है ना कहे, हम दोनों निरूपा रॉय की तरह यहाँ चुपचाप बैठी रहना, ज्यादा ललिता पंवार बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो हमने अमरीश पुरी बनते देर ना लगेगी। दूसरा उसकी बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, अरे नरेश भाई कित जावेंगी बेचारी, दूर दूर तक यहाँ उजाड़ है। फिर कीर्ति की तरफ देखकर अपने होंठों पर जीभ फेरते हुए बोला, और फिर अभी तक तो इस बेचारी की जवानी और इज्जत दोनों सलामत है, महारा दिमाग खराब करेगी तो इनका ही नुकसान है। फिर उनके कमरे का लॉक लगाकर वो दोनों बदमाश अंदर चले गए। कीर्ति अब ऐसी औरत के साथ कमरे में अकेली थी जिसके पति ने उसकी मां की इज्जत लूटी थी, उसका खून किया था और उसके पति की वजह से ही उसके पापा यानी संजीव शर्मा 20 साल अपनी बेटी से अलग जेल में रहा। लेकिन अमन की मां आरती कीर्ति को आंचल ही समझ रही थी, उसे नहीं पता था कि ये संजीव शर्मा की बेटी कीर्ति है। रात के करीब 11 बजे होंगे। कमरे में एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। कमरे में एक पुरानी सी चारपाई और एक पुराना सा सोफा रखा था जिसकी एक लेग टूटी हुई थी। चारों तरफ कबाड़ा पड़ा हुआ था और पूरे कमरे में अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। कीर्ति को शायद अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कीर्ति के आंसू पोंछते हुए आरती बोली, बेटी आप चिंता मत करो, मेरा बेटा सब ठीक कर देगा, इन कमीनों की अब खैर नहीं है। कीर्ति आरती का हाथ रोककर और अपने हाथ से अपने आंसू खुद पोंछते हुए बोली, हाँ आपके घर के मर्द इस काम तो एक्सपर्ट है ना आंटी। पहले भी तो आपके पति ने एक औरत को ऐसे ही बचाया था ना,
जिसकी वजह से उनकी खुद की जान चली गई और उस बेचारी के पति को भी 20 साल की जेल भुगतनी पड़ी। आरती ने उसकी तरफ देखकर कहा, उस देवी का श्राप ही था जिसकी वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो गई थी। रही बात मेरे पति की, तो उस राक्षस को मारने का जो पुण्य संजीव भाई ने किया था वो ना भी करते तो किसी दिन मेरे हाथों से वो पुण्य काम हो जाता। कीर्ति आरती की बात सुनकर हैरत में पड़ जाती है। थोड़ा सा नॉर्मल होकर वो आरती से पूछती है, लेकिन आंटी उनकी पत्नी होते हुए ये बात आप कह रही है? आरती पास में सोचती हुई कहती है, पत्नी? उसने मुझे पत्नी समझा ही कब था? अपने पापा की मैं इकलौती औलाद थी। मेरे पापा दिल्ली के जाने माने आदमी थे। पापा की धन दौलत के चक्कर में उसने मुझसे शादी की और मेरे पापा की मौत के बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अब आरती के मुंह से शब्दों के साथ साथ आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपनी कहानी में जैसे वो डूब सी गई थी। आगे बताते हुए आरती बोली, रोजाना मेरे घर पर ही शराब और शबाब की पार्टी होती थी, मेरे सामने ही, मेरे ही बिस्तर पर नशे में धुत होकर वो लड़कियों के साथ। आरती आगे बता भी नहीं पा रही थी। कीर्ति आरती को सांत्वना देने लगी तो हिम्मत करके आंसुओं को पोंछते हुए आरती ने आगे बताया, कविता बहन देवी की तरह थी। अजय, संजीव और मेरे पति सुनील तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों का अपना अलग अलग बिजनेस था। मुझे छोड़कर सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक पार्टी में जब कविता को मेरे पति ने देखा तो वो हवस में अंधा होकर सब भूल गया और उनकी कोल्ड ड्रिंक में उसने नशे की दवा मिला दी। फिर संजीव भाई को बोला कि वो पार्टी एंजॉय करे, कविता को वो सुनील घर तक छोड़ देगा। फिर आरती रुक गई। कुछ पल के लिए रुकी रही तो कीर्ति ने नम आंखों से पूछा, आंटी फिर क्या हुआ? बताओ ना मम्मी के साथ आगे क्या हुआ? मम्मी शब्द जैसे ही कीर्ति के मुंह से निकला कीर्ति भी सकपका गई और दोबारा से अपने शब्दों को ठीक करते हुए बोली, बताओ ना आंटी, कविता जी के साथ क्या हुआ? आरती कीर्ति की तरफ देखकर बोली, बेटी अपने शब्दों को तो तुमने बदल दिया, अपनी शक्ल को कैसे बदलोगी? मैंने तो अब देखा है तुम्हारी सूरत की तरफ हूबहू कविता बहन की तरह दिखती हो तुम। फिर कीर्ति के थोड़े और नजदीक आकर बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरकर उसके कोमल गालों को सहलाकर बोली, उसके बाद क्या हुआ ये मत पूछ, बस इतना ही समझ कि एक देवी की मौत का प्रकोप ही था जिसके कारण एक रावण का वध हुआ, पर इस बार श्री राम यानी संजीव भाई को वनवास रावण वध के बाद मिला, वो भी 20 साल का। अपने गले से लगाकर आरती कीर्ति को बोली, मेरी बच्ची कितने दुख झेले हैं तुमने मेरे पति की वजह से, शायद इस जन्म में तो मुश्किल है उसके पाप का कलंक मिटाना, पर बेटी आंचल मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने अपनी बहन कीर्ति के साथ ऐसा क्यों किया। आरती कीर्ति को आंचल ही समझ रही थी। कीर्ति ने पहले दरवाजे की तरफ देखा और फिर आरती की तरफ देखकर कहा, आंटी मैं ही कीर्ति हूँ। आंचल अजय अंकल और सुलेखा आंटी की बेटी है जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और अपनी असली बेटी से भी ज्यादा मुझे प्यार दिया। बस मेरी एक कोशिश है उनके एहसानों का थोड़ा सा बदला चुकाने की। आरती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बेटे की चॉइस पर मुझे नाज है। बेटी पिछली बातें भूल जाओ और मुझे भी तुम अपनी माँ ही समझो। तभी किसी के आने की आहट महसूस हुई और दोनों चुपचाप बैठ गई। अब आगे कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा था और क्या होना बाकी था कीर्ति की जिंदगी में, जानते हैं आगे। किसी के आने की आहट से आरती और कीर्ति दोनों चुपचाप बैठ गई। जिस कमरे में वो दोनों बंद थी उसका दरवाजा पुराने समय का था जिसमें 2 पल्ले होते थे और जो एक सांकल के साथ बंद होता था। उसको खोलते समय और बंद करते समय अजीब सी आवाज होती थी। इससे पहले कि दरवाजा खुलता कीर्ति और आरती दोनों खड़ी हुई और दोनों ने कमरे में अपनी सेफ्टी के लिए कोई लकड़ी या कुछ और हथियार ढूंढने की कोशिश की। कीर्ति ढूंढती हुई टॉयलेट के पास पहुंची। उसने जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोला तो बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। उसने देखा टॉयलेट की शीट पॉट पूरी तरह भरा पड़ा था जिसे देखकर कीर्ति को उल्टी भी आने को हो गई। उसने खुद को जल्दी से संभाला और टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया। आरती और कीर्ति दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हताश होकर दोनों एक आखिरी कोशिश करने लगी, पर इससे पहले कि उन्हें कुछ मिला पाता दरवाजा खुलने की वो अजीब सी आवाज और उसके साथ किसी बात करने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोन पर बातें करता करता दरवाजा खोल रहा है। आरती कीर्ति का हाथ पकड़कर चारपाई के पास लाए और उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी चारपाई पर बैठ गई। तभी दरवाजा खुला और फोन पर बात करता हुआ एक बदमाश अंदर आया और जिससे से फोन पर बात कर रहा था उससे बोला, कादिर साहब, सुखा भाई ने पहले कभी आपको खराब माल दिया है क्या? आप चिंता मत कीजिए, रुको मैं आपको वीडियो कॉल करके आपकी तसल्ली करता हूँ। फोन काटकर उस बदमाश ने वीडियो कॉल की और मोबाइल का कैमरा कीर्ति की तरफ कर दिया। कीर्ति की तरफ मोबाइल का कैमरा होते ही दूसरी तरफ कॉल पर मौजूद सऊदी अरब के कादिर, जो कि 60 से 65 साल का बूढ़ा शेख था, ने कहा, वालहा
वालहा, सुखा को बोलना इस बार जो कीमत वो कहेगा वो उसे मिल जाएगी, ये माल हमारा हुआ। हम कल ही सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे। फिर बदमाश ने कादिर से कहा, ओके कादिर साहब, खुदा हाफिज, आप अपने 139वें हनीमून की तैयारी करो और हम आपकी दुल्हन बेगम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खुदा हाफिज कादिर साहब, कहकर उस बदमाश ने अपना फोन काट दिया। फिर आरती की तरफ देखकर बोला, आंटी आप यही सोच रही होगी ना कि इस बियाबान में उजाड़ में नेटवर्क की तो सोच भी ना सके तो फिर मैं कैसे बात कर रहा था। तो यो कमाल से महारी सरकार का। आपने सुना होगा ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, सुना से, पर मेरे हिसाब से आपने गलत सुना से। मैं तो कहता हूँ कि जब न चले वोडाफोन, आइडिया, जियो और एयरटेल तो हमारे देश का देशी नेटवर्क कर देता सबने फिर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान महारा। पर आप लोग तो बड़ी कंपनी के फ़ोन और नेटवर्क यूज़ करो हो ना, तो हमने हमारे देश के नेटवर्क की ताकत का अंदाजा ना से। तब तक एक और बदमाश वहाँ आ गया और बोला, अरे भूरे, बात हो गई कि शेख तय। वो सुखा भाई का फ़ोन आया था, पूछ रहा था। भूरे, पहला बदमाश दूसरे से बोला, रे भाई लीलो, हो गई शेख तय बात, साले की लाट टपक रही थी छोरी ने देख गए। फिर दोनों जोर जोर से खिलखिलाकर एक दूसरे को हाथ मारकर हंसने लगे। लीलू, दूसरा बदमाश कीर्ति की आंख, उसके गुलाबी डर से कांपते हुए होंठ और फिर उसकी छाती पर नजर रोककर भूरे का हाथ भींचकर बोला, रे भाई भूरे, ऐसी बला ने देख गए तो देवता की भी लाट टपक जावेगी, फिर वो तो भूखा भेड़िया साला शेख है। कीर्ति की छाती को उसके पल्ले से आरती ढांकने लगी। कीर्ति से नजर हटाकर आरती की तरफ देखकर लीलू बदमाश बोला, रे आंटी जी, किस्मत वाली हो आप, आपकी बिटिया कल सऊदी अरब के अमीर शेख की बेगम बनने जा रही है। बस थोड़ा सा उम्र का गैप है पर बहुत प्यार करेगा आपकी बिटिया को वो शेख। इसको देखते ही साले की लार टपक रही थी। बदमाश लीलू को लताड़ते हुए आरती बोली, अगर इसकी जगह तेरी बहन होती तो तब भी तू उसके बारे में यही कहता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने देश की बेटियों को दूसरे देश के कुत्तों के हवाले करते हुए। तुम्हारा कलेजा नहीं फटता, कमीनों, भगवान से तो डरो। भूरे लीलू से बोला, रे आंटी को गुस्सा क्यों दिला रहा से? और आंटी रही बात बहन की, तो हमारे गांव में एक कहावत से कहे, बेटी और फौज का जवान भगवान किस्मत आले वालों को देता है। अब हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती तो हम भी किसी कहीं साहिब लाग रहे होते। आप नाराज मत हो, हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे से और आप अपना फर्ज निभाओ, चुपचाप बैठ गए, नहीं तो शेख तय पहले कहीं हम ही श्री गणेश ना कर दे आपकी लाडली का। आरती कीर्ति को अपनी बाहों में लेकर बोली, ठीक है तुम जाओ, हम चुपचाप ही बैठे हैं। फिर लीलू और भूरे दोनों बदमाश दरवाजा बंद करके वहां से चले गए। कीर्ति आरती के गले लगकर रोने लगी। आरती ने उसे दिलासा देते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, सब ठीक हो जाएगा। अब रात के कुछ ही घंटे बचे थे, लेकिन कीर्ति और आरती दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। फिर कीर्ति समय को बिताने के लिए और आने वाले डर और बुरे वक्त को इग्नोर करने के लिए आरती से बोली, आंटी अब मेरे और आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ दुआ और इंतजार के, जो होगा देखा जाएगा। आप मम्मी के बारे में और कुछ बताए ना। आरती थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए बोली, कविता बहन की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। सब कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल सादा जीवन जीती थी, सभी के साथ हंसकर मिलती थी। आरती पास्ट में याद करते हुए बताए जा रही थी। उसने कीर्ति की आंखों में देखकर कहा, कविता बहन शुरू से ही एक बेटी होने का सपना देखती थी, पर आज का जो माहौल चल रहा है उसे सोचकर बड़ी बेचैन हो उठती थी। रावण तो हर युग में जन्म लेता है बेटी, औरत के सम्मान के लिए ही सोचकर शायद तुम्हारे पापा ने एक पोएम लिखी थी जो तुम्हारी मम्मी ने भी एक पार्टी के दौरान गाई थी। कीर्ति मचल सी गई और उत्साहित होती हुए बोली, अच्छा पापा ने पोएम लिखी थी, बताओ ना आंटी प्लीज। आरती बोली, कोशिश करती हूँ, वैसे पूरी तो याद नहीं है पर जो याद है वो बताती हूँ। पूरे भारतवर्ष में ये फरमान होना चाहिए, हर गांव, गली और कूचे में नारी का सम्मान होना चाहिए। ये दुआ है मेरी त्रिपुरारी से कि जिस क्षण पैदा हो घर में बेटी, वो घर उसी क्षण धनवान होना चाहिए। भाग्यशाली है वो पिता जो कन्यादान करता है, नहीं तो इस चराचर में पशु भी जीता मरता है। बेटी होने पर दुख नहीं, अभिमान होना चाहिए। अपनी ताकत और वीरता का ना अभिमान होना चाहिए, अपने धन दौलत और वीरता का ना गुमान होना चाहिए। औरत सीता हो या स्वरूपन का सम्मान होना चाहिए, और जो करे अपमान ऐसे काय से युद्ध घमासान होना चाहिए। हर गांव, गली और कूचे में नारी का सम्मान होना चाहिए। और संजू कहे कि सतयुग जैसा फिर से हिंदुस्तान होना चाहिए। बेटी होने पर दुख नहीं, अभिमान होना चाहिए।
ये पोम तुम्हारी माँ ने जब गाई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। फिर कीर्ति थोड़ा सा खुश होते हुए बोली, बहुत अच्छी पोम लिखी है पापा ने, काश मैं भी मम्मी से ये पोम सुन पाती। आरती ने कीर्ति की तरफ देखा और बोली, लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। नहीं तो क्या तुम अभी तक आंटी ही कहती। बेटी, भगवान ने मुझे ये मौका दिया है उस देवी का कर्ज चुकाने का। तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, कुछ घंटे ही सही पर मुझे तुम्हारी माँ होने का एहसास तो होने दो प्लीज। कीर्ति बोली, अभी सही मौका नहीं है आंटी, मुझे यकीन है कि भगवान मुझे आपको माँ कहने का मौका जरूर देंगे। अब ये तो बताओ कि पापा और अमन जी दोनों नजदीक कैसे आए, और अमन ने मेरे बारे में सब कैसे पता किया। इसके बाद आरती ने जो आगे बताया उस पर कीर्ति को विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा क्या बताया आरती ने? क्या कीर्ति और आरती का साथ केवल कुछ घंटों का ही है? क्या कीर्ति की जिंदगी नरक बनेगी और उसे को शेख के हवाले कर दिया जाएगा? अमन, अजय और संजीव ने कीर्ति और आरती को वापस लाने के लिए क्या किया? जुड़े रहे मेरे साथ मेरी इस ना भूलने वाली कहानी के साथ। जब कीर्ति आरती से पूछती है कि अमन संजीव यानी कीर्ति के पापा से कैसे मिला, तो पहले आरती थोड़ा सा सोचती है, फिर संकोच करते हुए बताती है। आरती कीर्ति को बताती है, अमन के बाप के चरित्र और उसकी गंदी आदतों की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इकलौते बेटे पर उसका परछाया पड़े। इसीलिए मैंने इसे अपनी बहन के यहाँ इंग्लैंड में भेज दिया था, ताकि वो अपने बाप से दूर रहकर एक अच्छा इंसान बन सके। मेरी बहन निर्जला अपने नाम की तरह ही पवित्र और संस्कारी है। उसके यहाँ रहकर मेरे बेटे ने अच्छी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सीखे और उसका दिल भी शुरू से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। वो अक्सर छुट्टियों में इंडिया अपने घर आता था, स्कूल और फिर स्कूल से कॉलेज। देखते ही देखते वो बड़ा और जिम्मेदार भी हो गया था। और फिर आरती थोड़ा सा रुकी और एक लंबा सांस लेकर कीर्ति की आंखों में देखने लगी। फिर उसने आगे बताना जारी रखा। आरती ने कीर्ति को बताया, फिर वो मनहूस दिन आया जब तुमने अपनी माँ को खोया और अमन ने अपने पापा को। कविता बहन के साथ जो हुआ उसका दर्द मेरी आत्मा को हमेशा रहेगा। ना जाने ऐसी देवी के कत्ल का श्राप हमारी कितनी पुश्ते भुगतेंगी। कविता का नाम आते ही आरती भावुक हो गई और उसकी आंखों से अचानक ही आंसू निकल पड़े। कीर्ति आरती के आंसू पोंछती है और आरती आगे की बात जारी रखती हुई बताती है, मुझे अमन के पापा के जाने का गम इसलिए भी नहीं था क्योंकि हमारे लिए तो वो बहुत पहले ही मर चुके थे। हमारा रिश्ता भी नाम मात्र का था। संजीव भाई ने उसे मार कर न केवल उसे पर हमें भी मुक्ति दी थी। अमन बहुत छोटा था जब हमने उसे लंदन भेजा था। उसे अपने पापा की हरकतों और गलत आदतों के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था। जब उसे लंदन से यहाँ बुलाया तो यही बताया गया था कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। जब वो यहाँ आया और दाह संस्कार के बाद शोक जताने के लिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो किसी ने अमन को बता दिया कि उसके पापा का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था। आरती आगे की बातें शायद छुपाना चाहती थी पर कीर्ति ने पूछ लिया। कीर्ति बोली, आंटी फिर क्या हुआ? आरती बोली, मैं उसे जल्द से जल्द वापस लंदन भेजना चाहती थी ताकि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले, पर उसने वापस ना जाने की जिद पकड़ ली। यही नहीं, कुछ ही दिनों में उसने पाने पापा का ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। जब वो अपने पापा के ऑफिस पहुंचा तो सुलेमान अंसारी, जो कि हमारा बहुत ही वफादार है, उससे उसकी मुलाकात हुई। सुलेमान से अमन ने अपने पापा की मौत का बदला लेते हुए संजीव भैया को मरवाने का प्लान बनवाया। उसके लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था। सुलेमान ने अमन को बताया कि उसके पापा का मर्डर करने वाला तो जेल के अंदर है, उसे कैसे मरवा सकते हैं। अमन ने सुलेमान से उन्हें जेल के अंदर ही मरवाने के लिए कहा। सुलेमान ने अगले दिन जेल के सबसे खतरनाक और खूंखार बदमाश विकास दबास से संजीव भैया को मारने की बात की और इस काम के लिए उसे मुंह मांगी रकम देने का प्रॉमिस भी किया। विकास ने सुलेमान को काम होने की गारंटी दी और 2 दिनों का समय मांगा। 2 दिनों के बाद जब सुलेमान दोबारा विकास से मिला तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। विकास ने बताया कि वो क्या कोई भी संजीव को जेल में नहीं मार सकता, और अगर पहले से उसे पता होता कि डॉक्टर साहब का ही नाम संजीव है तो वो भी उन्हें मारने की बात नहीं करता। विकास ने बताया कि जेल का स्टाफ, वार्डन, जेल का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुंडा और डॉन भी डॉक्टर साहब की इज्जत करता है और उनके लिए जान भी दे सकता है। इसलिए अब किसी से भी उन्हें मारने की बात मत करना वरना बहुत गलत हो जाएगा। आरती ने आगे की बात भी जारी रखी।
उसने आगे बताया, सुलेमान ने अपनी वफादारी निभाते हुए अमन की गैरहाजिरी में मुझे भी अमन का इरादा बता दिया और जेल वाली बात भी बता दी। मैंने अमन को खूब डांटा और उसे इस हरकत के लिए चांटा भी, मारा। जब उसने बार बार पूछा तो मुझसे भी रहा नहीं गया और उसके पापा की सारी असलियत उसको बता दी। इसके बाद अमन ने अपनी तरफ से भी पूरी छानबीन की और जब उसे तसल्ली हो गई कि संजीव भैया ने किस हालात में उसके पापा का मर्डर किया, मर्डर के बाद संजीव भैया के साथ क्या हुआ, उनकी फैमिली कैसे तिनके की तरह बिखर गई, अपने पापा की सारी काली करतूत भी सुलेमान और बाकी स्टाफ से जब पता चला तो फिर अमन ने संजीव भैया से मिलने और उनको जेल से जल्दी बाहर निकालने की प्लानिंग की। कीर्ति ने पूछा, आंटी लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अमन जी पापा से कैसे मिले, आगे तो बताओ। आरती ने बताया, एक तरफ संजीव भाई को जेल में ही मारने की प्लानिंग करने वाले अमन के लिए डायरेक्ट उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपने एनजीओ द लास्ट होप, ये एनजीओ जेल में बंद कैदियों के पुनर्वास और उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम दिलाने, बेकसूर कैदियों के लिए मुकदमा लड़ने और उनके लिए काउंसलिंग का प्रोग्राम करने का काम करती है कि मैनेजर विजय आर वर्गीस की मदद से जेल से बात करके कैदियों के लिए एक काव्य प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें काफी कैदियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे इनाम की घोषणा हुई। हर प्रतियोगिता की तरह इसमें भी सबसे पहले तीसरे नंबर पर आने वाली कविता के कवि को बुलाया गया, फिर दूसरे स्थान के कवि को बुलाया गया। लेकिन जब फर्स्ट प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो दर्शकों से और जेल के स्टाफ से उनकी राय पूछी गई तो पूरी जेल में केवल एक ही नाम गूंज रहा था। अमन ये देखकर हैरान हो गया कि जो सेकंड और थर्ड प्लेस पर आए थे वो भी वही नाम बोल रहे थे। कीर्ति भी उत्सुकता से पूछने लगी, वो कौन सा नाम था आंटी? आरती बोली, डॉक्टर साहेब। डॉक्टर साहेब। अमन की नज़र चारों तरफ उन्हें ढूंढ रही थी। आगे की लाइन से जब एक लंबा चौड़ा कैदी उठा और स्टेज की तरफ चलने लगा तो तालियां बजने लगी। इधर से डॉक्टर साहेब स्टेज पर चढ़ रहे थे, उधर अमन अपनी कुर्सी से खड़ा हो रहा था। अमन की नज़र टकटकी लगाकर डॉक्टर साहेब पर टिकी हुई थी, उसी चक्कर में वो ताली भी नहीं बजा पा रहा था और उसका ध्यान उसके पास खड़े जेलर पर भी नहीं पड़ा जो फर्स्ट प्राइज की शील्ड और पैसों का लिफाफा लिए खड़ा था अमन के हाथों से डॉक्टर साहेब को दिलवाने के लिए। जब जेलर ने हाथ लगाकर अमन से इनाम के बारे में कहा तब उनका ध्यान हटा। फिर सबने डॉक्टर साहेब से उनकी कविता पोअम एक फिर सुनाने के लिए वंस मोर का शोर मचा दिया। कीर्ति ने पूछा, कौन सी पोअम थी आंटी जो पापा ने सुनाई थी? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, वही पोअम जो मैंने अभी तुम्हें सुनाई थी, औरत का सम्मान। पोअम सुनाते ही पूरी जेल में एक बार फिर से तालियां गूंज गई थी। यही नहीं, अमन ने अपनी कुर्सी पर बैठाकर भी उन्हें सम्मानित किया था। और फिर डॉक्टर साहेब के अच्छे बर्ताव और अमन के एफर्ट से डॉक्टर साहेब जेल से रिहा भी हो गए। मैंने तो नहीं देखा पर अमन ने बताया था कि जिस दिन डॉक्टर साहेब जेल से रिहा हुए उस दिन पूरी जेल में मातम सा छा गया था। सारे कैदी रो रो कर उन्हें ऐसे विदा कर रहे थे जैसे कोई बाप शादी के दिन अपनी बेटी को विदा करता है। कीर्ति ने आरती से उत्साहित होते हुए पूछा, आंटी फिर क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। आरती हंसते हुए ने कीर्ति को बताया, फिर कुछ नहीं, डॉक्टर साहेब यानी संजीव भैया मतलब तुम्हारे पापा अब बाकी कैदियों के लिए लास्ट होप बनकर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। द लास्ट होप के डायरेक्टर पद पर रहकर उन्होंने बहुत सारे बेकसूर कैदियों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें रिहा कराया है। दिन निकलने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। क्या होगा कीर्ति और आरती का? दिन निकलने से पहले कौन पहुंचेगा उनके पास, दिन का उजाला या कीर्ति की जिंदगी का ना खत्म होने वाला अंधेरा? रात के 2 बजे का टाइम हो चला था। उसी समय किसी के आने की आहट हुई और दोनों फिर से चुपचाप आने वाली नई मुसीबत का इंतजार करने लगी। दरवाजा खुला और एक पतला दुबला सा 50-51 साल का एक आदमी अंदर आया। उसने चुपके से दरवाजे से बाहर झांक कर देखा और कपड़े से ढकी हुई थाली कीर्ति को देते हुए बोला, बिटिया, मेरा नाम गोपी है, ये मेरे हिस्से की खाने की थाली है। मेरी भी तुम्हारी ही जैसी बेटी है, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। इन कमीनों का कुछ भरोसा नहीं है, इससे पहले कोई आया आप दोनों कुछ खा लो, मैं जाता हूँ। खाना खाकर थाली यही कहीं छुपा देना, नहीं तो ये मुझे बहुत मारेंगे। गोपी ने चुपके से बिना आवाज किए दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। कीर्ति खाने की थाली आरती को देते हुए बोली,
आंटी आप खा लो, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे आदत है व्रत वगैरह करने की। आरती ने थाली कीर्ति की तरफ धकेलते हुए कहा, हर लंका में एक विभीषण भी होता है, सुना था, आज देख भी लिया, इस लंका में गोपी को भेजा है हमारी मदद के लिए। कीर्ति बेटी तू खा ले, मेरा क्या है। कीर्ति ने कहा, छोड़ो, दोनों माँ बेटी एक साथ खाएंगी। आरती ने जैसे ही माँ का शब्द सुना वो बोली, एक बार फिर से कह बेटी। कीर्ति ने कहा, दोनों माँ बेटी एक साथ खाएंगी, ये लो मैं अपने हाथों से अपनी माँ को खिलाऊंगी। कीर्ति ने सिल्वर की पुरानी थाली जिसमें एक सब्जी, साबुत हरी मिर्च और चूल्हे की बनी मोटी मोटी 4 घी लगी हुई रोटियां थी, उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर सब्जी लगाकर आरती को खिला दिया। फिर आरती ने रोटी से टुकड़ा लिया और सब्जी से लगाकर जैसे ही वो कीर्ति को खिलाने लगी, कीर्ति के मुंह के पास जाकर उसका हाथ अचानक रुक गया। वो कीर्ति से बोली, कीर्ति अगर उन्होंने इसमें कुछ मिला रखा होगा तो। कीर्ति बोली, आप खिलाए, जिस हाल में हम हैं क्या इससे भी बुरा हो सकता है हमारे साथ। आरती ने कुछ सोचते हुए कीर्ति को खिला दिया और ऐसे कर कर के दोनों ने भरपेट खाना खा लिया। लेकिन 10 मिनट के अंदर ही कीर्ति और आरती दोनों को चक्कर से आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके खाने में नशे या बेहोशी की दवाई मिला दी थी। तभी बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। फिर दरवाजा खुला। इस बार 3-4 बदमाश अंदर आए और गोपी के कंधे पर हाथ मारकर हंसते हुए बोले, वाह भाई गोपी वाह, अपना काम बड़ी तसल्ली के साथ करता है तू, साले तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए, क्या एक्टिंग करता है। दूसरा बदमाश उसकी बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, रे झकोई, हरियाणा में मनमौजी और अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले को दोस्त मजाक में झकोई कहते हैं। तेरा नाम गोपी मतलब कि कृष्ण, पर साले काम कंस आले वाले करता है, दूसरों को इतनी सफाई से टोपी पहनाता है, तेरा नाम गोपी ना टोपी होना चाहिए। फिर खाना देते टाइम जो डायलॉग उसने कीर्ति को बोला था वही डायलॉग वो एक कुत्ते इंसान की तरह हंसता हुआ कीर्ति के सामने बैठकर एक्टिंग करता हुआ बोला, बेटी तुझे ही देखकर मुझे ही अपनी बेटी डॉट 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 बेटी याद आ गई मेरी, हा एक रंडवे आदमी जिसकी शादी ना हुई हो की बेटी। कीर्ति और आरती दोनों को उसकी हरकत देखकर गुस्सा आ रहा था, पर उन दोनों को चक्कर आए जा रहे थे। आरती की आंखें बंद होती जा रही थी, पर कीर्ति और आरती दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जैसे मछली जाल में फंसने के बाद तड़पती है, वैसे ही कीर्ति और आरती दोनों तड़प रही थी। थोड़ी देर में कीर्ति और आरती दोनों अपनी अपनी जगह पर लुढ़क गई और बेहोश हो गई। गोपी बाकी बदमाशों से बोला, चलो भाइयों, हमारा काम तो हो गया, अब बाकी सुखा भाई जाने। एक एक करके सारे बदमाश बाहर चला गए और दरवाजे को लॉक कर गए। आने वाले कल में और क्या राज छिपे थे कोई नहीं जानता था। अमन की जान पहचान की वजह से पुलिस अपनी कार्यवाही में लग गई थी। इस केस में शिखर मेन सस्पेक्ट था, तो उसके घर, ऑफिस और फार्म हाउस हर जगह छापामारी की जा रही थी। शिखर पर शक और बढ़ गया जब वो अपने किसी ठिकाने पर नहीं मिला। उसके मोबाइल को सर्विलेंस पर डाला गया और पुलिस की साइबर टीम के द्वारा उसे ट्रैक भी किया जा रहा था, पर पुलिस को कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। फिर पुलिस को एक कामयाबी मिली, शिखर की गाड़ी और उसके ड्राइवर के रूप में। पुलिस ने शिखर के ड्राइवर को समयपुर बादली रोड से पकड़ लिया। शिखर का मोबाइल भी स्विच ऑफ करके उसकी गाड़ी में पड़ा था। खूब पिटाई के बाद शिखर के ड्राइवर ने बताया कि शिखर ने उसे समयपुर बादली वाले रोड पर छोड़ा था और वो खुद किसी दूसरी गाड़ी में चंडीगढ़ की तरफ निकल गया था। संजीव दुआ कर रहा था और सोच भी रहा था कि क्या किया जाए। फिर अचानक उसकी एनजीओ द लास्ट होप का नाम उसके सामने आया। वो अमन के पास गया और अकेले में जाकर बोला, इस केस में पुलिस नहीं लगता है, किसी दूसरे सोर्स से मदद लेनी पड़ेगी, क्या मैं आपके मोबाइल से एक फ़ोन कर सकता हूँ। अमन ने अपना फ़ोन संजीव को देते हुए कहा, जी बिल्कुल, ये लीजिए। संजीव ने संजीव से फ़ोन लेकर जेब से एक पर्ची निकाली और उस पर लिखे एक मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया। उधर से फ़ोन उठाते ही संजीव बोला, हेलो जेलर साहेब, मैं संजीव बोल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उधर से आवाज़ आई, हेलो कौन संजीव। संजीव ने फिर उसे समझाते हुए बताया, मैं संजीव शर्मा। अरे जेलर, मैं साहेब डॉक्टर साहेब बोल रहा हूँ। जेलर उसे पहचानते हुए बोला, अरे डॉक्टर साहेब, कहो कैसे याद किया, सब ठीक तो है ना। संजीव कुछ घबरा कर जल्दबाजी करते हुए बोला, साहेब एक बार रंधावा भाई से बात करनी थी, बहुत अर्जेंट है। संजीव की घबराहट महसूस करके जेलर बोला, डॉक्टर साहेब इतना ही अर्जेंट है
तो 1 मिनट रुको, मैं ये फ़ोन पहुंचवाता हूँ। संजीव घबराहट में फिर बोला, साहब बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, अगर थोड़ा जल्दी से पहुंचा देते तो मेहरबानी होती। जेलर संजीव को तसल्ली देते हुए बोला, आप चिंता मत करो डॉक्टर साहब, अगर ऐसा ही है तो मैं खुद जाता हूँ। जेलर तेज कदमों से रंधावा गुर्जर, जो कि जेल का ही नहीं हरियाणा, यूपी और दिल्ली एनसीआर का भी कुख्यात और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। गुर्जर के नाम से पूरे इलाके में उसकी तूती बोलती थी। रंधावा की सेल के पास जाकर जेलर बोला, गुर्जर, डॉक्टर साहब का फोन है, तेरे लिए कुछ ज्यादा अर्जेंट लगता है, ले बात कर ले। रंधावा ने फोन लेने से पहले जेलर से पूछा, क्या टाइम हो गया जेलर साहब? जेलर बोला, 2:30 बज रहे हैं रात के, टाइम खराब मत कर, जल्दी बात कर, लगता है कुछ ज्यादा अर्जेंट है। गुर्जर आंखें मसलता हुआ उठा और फोन लेकर संजीव से बात करते हुए बोला, हेलो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, राम राम डॉक्टर साहेब, सब खैरियत तो है? वैसे तो मेरे पास इस टाइम फोन करने का मतलब है कि कांड कुछ बड़ा ही हुआ है। बताओ डॉक्टर साहेब, मेरे लिए क्या आदेश है? डॉक्टर साहेब यानी संजीव शर्मा ने गुर्जर को होटल की पूरी बात बता दी और ये भी बता दिया को बदमाश हरियाणा नंबर की ब्लैक रंग की ENDVOUR गाड़ी लेकर आए थे और हरियाणवी भाषा भी बोल रहे थे। शायद इतना काफी था गुर्जर के लिए उन बदमाशों के बारे में जानने के लिए। रंधावा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संजीव से कहा, अरे डॉक्टर साहेब, जिसने भी यो काम करा है ना, वो मेरी रेंज से बाहर ना है। आप 9 हाथ की सोड में सो जाओ, यानी आप चिंता मत करो, उसने थारी बेटी ना, रंधावा गुर्जर की बेटी ठाई उठाए से। आप फोन धरो रखो, मैं थोड़ी देर में इसी नंबर पे अपने फोन पे वापस फोन करूंगा। फिर रंधावा ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। उधर से आवाज आई, हेलो भाई, आदेश करो, उद्धरण चिन्ह। रंधावा बोला, रे हेलो, सुखा का नंबर 2 मिनट में चाहिए, फुर्ती ते दिए, ... जल्दी। उधर से आवाज आई, ठीक है भाई, मैं अभी देता हूँ, आप फोन काटिए, मैं SMS करता हूँ। क्या रंधावा गुर्जर संजीव की हेल्प कर पाया? क्या सच में ये काम शिखर का ही था? क्या कीर्ति की जिंदगी नर्क बनने से बच पाएगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ कीर्ति और उसके संघर्ष की कहानी में। क्रमशः रात के 2 बजे का टाइम हो चला था। उसी समय किसी के आने की आहट हुई और दोनों फिर से चुपचाप आने वाली नई मुसीबत का इंतजार करने लगी। दरवाजा खुला और एक पतला दुबला सा 50-51 साल का एक आदमी अंदर आया। उसने चुपके से दरवाजे से बाहर झांक कर देखा और कपड़े से ढकी हुई थाली कीर्ति को देते हुए बोला, बिटिया, मेरा नाम गोपी है, ये मेरे हिस्से की खाने की थाली है। मेरी भी तुम्हारी ही जैसी बेटी है, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। इन कमीनों का कुछ भरोसा नहीं है, इससे पहले कोई आया आप दोनों कुछ खा लो, मैं जाता हूँ, खाना खाकर थाली यही कहीं छुपा देना, नहीं तो ये मुझे बहुत मारेंगे। गोपी ने चुपके से बिना आवाज किए दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। कीर्ति खाने की थाली आरती को देते हुए बोली, आंटी आप खा लो, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे आदत है व्रत वगैरह करने की। आरती ने थाली कीर्ति की तरफ धकेलते हुए कहा, हर लंका में एक विभीषण भी होता है, सुना था, आज देख भी लिया। इस लंका में गोपी को भेजा है हमारी मदद के लिए। कीर्ति बेटी तू खा ले, मेरा क्या है। कीर्ति ने कहा, छोड़ो, दोनों माँ बेटी एक साथ खाएंगी। आरती ने जैसे ही माँ का शब्द सुना वो बोली, एक बार फिर से कह बेटी। कीर्ति ने कहा, दोनों माँ बेटी एक साथ खाएंगी, ये लो, मैं अपने हाथों से अपनी माँ को खिलाऊंगी। कीर्ति ने सिल्वर की पुरानी थाली जिसमें एक सब्जी, साबुत हरी मिर्च और चूल्हे की बनी मोटी मोटी 4 घी लगी हुई रोटियां थी, उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर सब्जी लगाकर आरती को खिला दिया। फिर आरती ने रोटी से टुकड़ा लिया और सब्जी से लगाकर जैसे ही वो कीर्ति को खिलाने लगी, कीर्ति के मुंह के पास जाकर उसका हाथ अचानक रुक गया। वो कीर्ति से बोली, कीर्ति अगर उन्होंने इसमें कुछ मिला रखा होगा तो। कीर्ति बोली, आप खिलाए, जिस हाल में हम हैं क्या इससे भी बुरा हो सकता हमारे साथ। आरती ने कुछ सोचते हुए कीर्ति को खिला दिया और ऐसे कर कर के दोनों ने भर पेट खाना खा लिया। लेकिन 10 मिनट के अंदर ही कीर्ति और आरती दोनों को चक्कर से आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके खाने में नशे या बेहोशी की दवाई मिला दी थी। तभी बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। फिर दरवाजा खुला। इस बार 3-4 बदमाश अंदर आए और गोपी के कंधे पर हाथ मारकर हंसते हुए बोले,
वाह भाई गोपी वाह, अपना काम बड़ी तसल्ली के साथ करता है तू, साले तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए, क्या एक्टिंग करता है। दूसरा बदमाश उसकी बात को आगे बढ़ाता हुआ बोला, रे झकोई, हरियाणा में मनमौजी और अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले को दोस्त मजाक में झकोई कहते हैं। तेरा नाम गोपी मतलब कि कृष्ण पर साले काम कन साले वाले करता है, दूसरों को इतनी सफाई से टोपी पहनाता है। तेरा नाम गोपी ना टोपी होना चाहिए। फिर खाना देते टाइम जो डायलॉग उसने कीर्ति को बोला था वही डायलॉग वो एक कुत्ते इंसान की तरह हंसता हुआ कीर्ति के सामने बैठकर एक्टिंग करता हुआ बोला, बेटी तुझे ही देखकर मुझे ही अपनी बेटी डॉट 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 बेटी याद आ गई मेरी, हा एक रनवे आदमी जिसकी शादी ना हुई हो की बेटी। कीर्ति और आरती दोनों को उसकी हरकत देखकर गुस्सा आ रहा था, पर उन दोनों को चक्कर आए जा रहे थे। आरती की आंखें बंद होती जा रही थी, पर कीर्ति और आरती दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जैसे मछली जाल में फंसने के बाद तड़पती है, वैसे ही कीर्ति और आरती दोनों तड़प रही थी। थोड़ी देर में कीर्ति और आरती दोनों अपनी अपनी जगह पर लुढ़क गई और बेहोश हो गई। गोपी बाकी बदमाशों से बोला, चलो भाइयों, हमारा काम तो हो गया, अब बाकी सुखा भाई जाने। एक एक करके सारे बदमाश बाहर चला गए और दरवाजे को लॉक कर गए। आने वाले कल में और क्या राज छिपे थे, कोई नहीं जानता था। अमन की जान पहचान की वजह से पुलिस अपनी कार्यवाही में लग गई थी। इस केस में शिखर मेन सस्पेक्ट था, तो उसके घर, ऑफिस और फार्म हाउस हर जगह छापामारी की जा रही थी। शिखर पर शक और बढ़ गया जब वो अपने किसी ठिकाने पर नहीं मिला। उसके मोबाइल को सर्विलेंस पर डाला गया और पुलिस की साइबर टीम के द्वारा उसे ट्रैक भी किया जा रहा था, पर पुलिस को कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। फिर पुलिस को एक कामयाबी मिली, शिखर की गाड़ी और उसके ड्राइवर के रूप में। पुलिस ने शिखर के ड्राइवर को समयपुर बादली रोड से पकड़ लिया। शिखर का मोबाइल भी स्विच ऑफ करके उसकी गाड़ी में पड़ा था। खूब पिटाई के बाद शिखर के ड्राइवर ने बताया कि शिखर ने उसे समयपुर बादली वाले रोड पर छोड़ा था और वो खुद किसी दूसरी गाड़ी में चंडीगढ़ की तरफ निकल गया था। संजीव दुआ कर रहा था और सोच भी रहा था कि क्या किया जाए। फिर अचानक उसकी एनजीओ द लास्ट होप का नाम उसके सामने आया। वो अमन के पास गया और अकेले में जाकर बोला, इस केस में पुलिस नहीं लगता है, किसी दूसरे सोर्स से मदद लेनी पड़ेगी। क्या मैं आपके मोबाइल से एक फ़ोन कर सकता हूँ? अमन ने अपना फ़ोन संजीव को देते हुए कहा, जी बिल्कुल, ये लीजिए। संजीव ने संजीव से फ़ोन लेकर जेब से एक पर्ची निकाली और उस पर लिखे एक मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया। उधर से फ़ोन उठाते ही संजीव बोला, हेलो जेलर साहेब, मैं संजीव बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, हेलो कौन संजीव? संजीव ने फिर उसे समझाते हुए बताया, मैं संजीव शर्मा। अरे जेलर, मैं साहेब डॉक्टर साहेब बोल रहा हूँ। जेलर उसे पहचानते हुए बोला, अरे डॉक्टर साहेब, कहो कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? संजीव कुछ घबरा कर जल्दबाजी करते हुए बोला, साहेब एक बार रंधावा भाई से बात करनी थी, बहुत अर्जेंट है। संजीव की घबराहट महसूस करके जेलर बोला, डॉक्टर साहेब इतना ही अर्जेंट है तो एक मिनट रुको, मैं ये फ़ोन पहुंचवाता हूँ। संजीव घबराहट में फिर बोला, साहेब बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, अगर थोड़ा जल्दी से पहुंचा देते तो मेहरबानी होती। जेलर संजीव को तसल्ली देते हुए बोला, आप चिंता मत करो डॉक्टर साहेब, अगर ऐसा ही है तो मैं खुद जाता हूँ। जेलर तेज कदमों से रंधावा गुर्जर, जो कि जेल का ही नहीं हरियाणा, यूपी और दिल्ली एनसीआर का भी कुख्यात और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। गुर्जर के नाम से पूरे इलाके में उसकी तूती बोलती थी। रंधावा की सेल के पास जाकर जेलर बोला, गुर्जर, डॉक्टर साहेब का फ़ोन है, तेरे लिए कुछ ज़्यादा अर्जेंट लगता है, ले बात कर ले। रंधावा ने फ़ोन लेने से पहले जेलर से पूछा, क्या टाइम हो गया? जेलर साहेब, जेलर बोला, 2:30 बज रहे हैं रात के, टाइम खराब मत कर, जल्दी बात कर, लगता है कुछ ज़्यादा अर्जेंट है। गुर्जर आंखें मसलता हुआ उठा और फ़ोन लेकर संजीव से बात करते हुए बोला, हेलो विस्मयादिबोधक चिन्ह, राम राम डॉक्टर साहेब, सब खैरियत तो है? वैसे तो मेरे पास इस टाइम फ़ोन करने का मतलब है कि कांड कुछ बड़ा ही हुआ है। बताओ डॉक्टर साहेब, मेरे लिए क्या आदेश है? डॉक्टर साहेब यानी संजीव शर्मा ने गुर्जर को होटल की पूरी बात बता दी और ये भी बता दिया को बदमाश हरियाणा नंबर की ब्लैक रंग की ENDVOUR गाड़ी लेकर आए थे और हरियाणवी भाषा भी बोल रहे थे। शायद इतना काफ़ी था गुर्जर के लिए उन
बदमाशों के बारे में जानने के लिए रंधावा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संजीव से कहा, अरे डॉक्टर साहब, जिसने भी यो काम करा है ना, वो मेरी रेंज से बाहर ना है। आप 9 हाथ की सोड में सो जाओ, यानी आप चिंता मत करो, उसने थारी बेटी ना रंधावा गुर्जर की बेटी ठाई। उठाए से आप फोन धरो रखो, मैं थोड़ी देर में इसी नंबर पे अपने फोन पे वापस फोन करूंगा। फिर रंधावा ने अपना फोन निकाला और किसको फोन किया। उधर से आवाज आई, हेलो भाई, आदेश करो। रंधावा बोला, रे हेलो, सुखा का नंबर 2 मिनट में चाहिए, फुर्ती ते दिए डॉट 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 जल्दी। उधर से आवाज आई, ठीक है भाई, मैं अभी देता हूँ, आप फोन काटिए, मैं एस करता हूँ। क्या रंधावा गुर्जर संजीव की हेल्प कर पाया? क्या सच में ये काम शिखर का ही था? क्या कीर्ति की जिंदगी नर्क बनने से बच पाएगी?